प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का अपना विश्व इतिहास का टॉपिक होगा कृषि क्रांति, यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। कृषि में किस प्रकार क्रांति हुई थी, अर्थात पहले कृषि किस प्रकार की जाती थी, किस प्रकार की कृषि की व्यवस्था थी, यानी परंपरागत पुराने जो तरीके थे उस तरीके से कृषि की जाती थी। और पुराने और परंपरागत तरीके से कृषि की जाने के कारण उत्पादन भी बहुत कम होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कृषि जो है, कृषि के क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ था। नए नए उपकरण अपनाए जाने लगे थे, जिससे कृषि का विकास हुआ था, अर्थात जिसमें कृषि क्रांति भी कहा जाता है। अधिक से अधिक उत्पादन किया जाने लगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ये जो कृषि जो क्रांति थी, तो उस समय जो यूरोप जो महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप में 18वीं शताब्दी में कृषि जो थी अर्थव्यवस्था, अर्थात उस समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी यूरोप में। अर्थात अधिकतर जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोग कृषि को महत्व देते थे और कृषि जो है व्यवसाय जो है महत्वपूर्ण था। उस यूरोप के लगभग सभी देशों में जनसंख्या का अधिक भाग गांव में निवास करता था। यूरोप में जनसंख्या का अधिकांश भाग अधिकांश भाग गांवों में निवास करता था। अर्थात गांव में निवास करने के कारण, अर्थात अधिकतर जनसंख्या गांव में ही रहती थी और गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि कार्य वो करते थे तथा कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कृषि उद्योग धंधे भी जो थे कृषि उत्पादों पर निर्भर थे, परंतु कुछ भागों में जो है अन्य भागों को छोड़कर उसमें, जैसे कि मुख्यतः खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चे माल और कुछ जो फल सब्जियां थी, उनका जो उत्पादन भी कृषि कार्य से किया जाता था। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। अधिकतर लोग स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करते थे। कृषि व्यवस्था को लेकर यूरोप को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। कृषि व्यवस्था के आधार पर यूरोप को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला भाग था पिछड़े हुए प्रदेश। पिछड़े हुए प्रदेश यानी पिछड़े हुए प्रदेश थे वे थे जिनमें परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, यानी पुराने कृषि के तौर तरीके अपनाए जाते थे। पुराने जो है परंपरागत कृषि के जो उपकरण थे वो काम में लिए जाते थे और यहां जो थे अधिकतर जनसंख्या निवास करती थी।
अधिकतर जनसंख्या निवास जो है यहाँ करती थी। अधिक जनसंख्या निवास करने के कारण इनका जो है अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर थे, दूसरा कोई काम नहीं था। परंपरागत कृषि के जो तरीके थे वो अपनाए जाते थे और उत्पादन भी कम होता था। परंपरागत तरीके अपनाए जाने के कारण उत्पादन भी कम होता था, परंतु जहां किसानों की स्थिति भी बहुत दयनीय होती थी। दूसरा था वे प्रदेश जहां परंपरागत तरीकों से उत्पादन किया जाता था। दूसरा था परंपरागत तरीके से उत्पादन करने वाले प्रदेश। तो इसमें जो परंपरागत तरीके से उत्पादन करने वाले जो प्रदेश थे, इन प्रदेशों की स्थिति पिछड़े हुए प्रदेशों से थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि उसमें जो है जो कृषि उत्पादन के जो साधन थे उन साधनों में थोड़ा सुधार हुआ था। सुधार होने के कारण इनकी जो है स्थिति अच्छी थी। फिर तीसरा था प्रगतिशील प्रदेश। तीसरा था प्रगतिशील प्रदेश। तो प्रगतिशील प्रदेश वे थे तो यह जो है कृषि के जो उपकरण काम में लिए जाते थे उनमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, और सुधार होने के कारण कृषि के जो नए नए उपकरण अपनाए जाने लगे थे और जिससे उत्पादन भी अधिक होता था। और उत्पादन अधिक होने के कारण इन प्रदेशों की स्थिति अच्छी थी, अर्थात खूब इनकी प्रगति हुई थी। अर्थात इन क्षेत्रों को प्रगतिशील क्षेत्र कहा जाने लगा था, क्योंकि यह उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। और ये जो उत्पादन जो होता था, अपने जो आवश्यक जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं को रखकर अन्य जो शेष जो अवशेष जो उत्पाद थे उन उत्पादों को बेचा जाता था, जिससे इनकी स्थिति अच्छी थी। अर्थात इनको प्रगतिशील प्रदेश भी कहा जाता था। इस प्रगतिशील प्रदेश में नीदरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे ये देश आते थे और यह स्थिति बहुत ही अच्छी थी। फिर इसके बाद में कृषि क्षेत्र के विकास, अगला बिंदु है कृषि क्षेत्र में विकास। कृषि क्षेत्र में विकास से तात्पर्य यह है कि जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कृषि का भी विकास होने लगा था। और कृषि के विकास और औद्योगिक क्रांति जो साथ साथ चल रही थी, इस कृषि क्रांति में औद्योगिक क्रांति के लिए, अर्थात औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक उद्योग पनप गए थे। तो बहुत से उद्योग जो है शहरों में पनप गए थे, तो बहुत से उद्योग शहरों में होने के कारण गांव के लोगों को, अर्थात ग्रामीण लोगों को गांव छोड़कर शहरों में जाना पड़ता था। तो इस प्रकार गांवों की आबादी जो है शहरों में चली गई और शहरों की आबादी बढ़ गई थी, और आबादी अधिक होने के लिए वो क्या हो गए थे, दूसरों पर निर्भर हो गए थे। अर्थात कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के द्वारा शहरों में बसे हुए लोगों को समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए अधिक से अधिक जो है उत्पादन करना था। तो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कृषि क्रांति जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। तो उससे पहले जैसे कि गांव में जो उत्पादन जो किया जाता था, वो जो किसान जो थे अपने पेट भरने के लिए ही उत्पादन करते थे, उतना अधिक उत्पादन नहीं करते थे। लेकिन अब जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई, तो जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई, बढ़ने के कारण बहुत से किसान ये सोचने लगे कि अब उत्पादन को भी बढ़ाया जाए।
तो उत्पादन बढ़ाया जाने लगा। और इसमें बहुत से ऐसे जो पूंजीपति धनी लोग भी थे, वो भी अधिक से अधिक कृषि की ओर ध्यान देने लगे ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो। तो इस फायदे के लिए, लाभांश के लिए वो कृषि की ओर ध्यान देने लगे और कृषि पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने लगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो इस प्रकार धीरे धीरे इस कृषि के क्षेत्र का भी विकास हुआ था। तो कृषि जो है, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर थी। तो औद्योगिक क्रांति जो अधिकतर कृषि क्रांति पर निर्भर थी। औद्योगिक क्रांति के लिए उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चे माल जो है वो है कृषि क्रांति के द्वारा ही उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए एक क्रांति हुई थी और अधिक से अधिक उत्पादन के द्वारा कच्चा माल और कपास जो है कल कारखानों और फैक्ट्रियों में पहुंचने लगा, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी थी। तो इस कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का भी योगदान रहा। तो उन वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत से आविष्कार भी किए थे। तो इसमें है प्रमुख आविष्कारक, प्रमुख आविष्कारक जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार किए। कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार करके कृषि में उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार बहुत से आविष्कारक हुए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में, अर्थात कृषि को उन्नत बनाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया था। इसमें सबसे पहला है जेत्रोटल। जेत्रोटल जेत्रोटल जो कि एक वर्कशायर का एक अंग्रेज जमींदार, और इस वर्कशायर के अमीर जमींदार ने कृषि के उत्पादन में, अर्थात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे और इन्होंने वनस्पति जीवन की उपयुक्त अवस्थाओं का अध्ययन किया। वनस्पति जीवन की उपयुक्त अवस्थाओं का अध्ययन किया था और इसका जो समय है 1674 से 1740 तक का। जेत्रोटल 1674 से 1740 तक का इसका समय था और ये वर्कशायर का था। वर्कशायर का था, अंग्रेज था, अंग्रेज जमींदार, अंग्रेज जमींदार था। तो इस जेत्रोटल ने वनस्पति जीवन की उपयुक्त अवस्थाओं का अध्ययन किया था और भूमि जोतने तथा बीज बोने के नए ढंग का आविष्कार किया था। जेत्रोटल ने भूमि जोतने व बीज बोने की एक नई पद्धति का आविष्कार किया। एक नई पद्धति का आविष्कार किया था
और इन्होंने इस पद्धति में एक सीड ड्रिल जो पद्धति थी, सीड ड्रिल का आविष्कार किया था 1701 में। सीड ड्रिल एक मशीन थी, ये कृषि यंत्र था, यानी कृषि यंत्र था। इस यंत्र का आविष्कार जेथरो टल ने किया था। और इस सीड ड्रिल से जो कि ये सीड ड्रिल एक ऐसी मशीन थी जिससे किसान जो कि खेतों में जो बीज बोते थे, उन बीजों को पहले वह हाथों से बोता था, जिसमें समय अधिक चला जाता था, अधिक श्रम की आवश्यकता थी। लेकिन ये सीड ड्रिल का आविष्कार होने के बाद किसान जो है इस मशीन के द्वारा आसानी से खेतों में जो है बीज बो सकता था। और इस मशीन के द्वारा खेतों में जो है हल चलता था, और हल के साथ साथ बीज जो है उस भूमि में गिरता था, और जो है इस प्रकार उसका बीज जो है बोया जाता था, और फिर बाद में वापस वो जमीन एक साथ एक बराबर हो जाती थी, और इस तरह सीड ड्रिल से बीज बोया जाने लगा था। तो इस मशीन के द्वारा किसानों को कम समय में अधिक बीज बोया जा सकता था। तो ये जो इसका आविष्कार जेथरो टल ने किया था। दूसरा है टाउनसेंड। टाउनसेंड टाउनसेंड जो कि 1670 से 1738 से 1738 ईस्वी तक ये जो था, इस टाउनसेंड ने किसानों को जो भूमि थी उस भूमि को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, क्योंकि पहले जो किसान जो भूमि पर जो फसलें बोते थे, तो उस भूमि पर एक ही फसलों को बोते थे। एक ही फसल बोने के कारण भूमि की जो उर्वरा शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती थी। तो टाउनसेंड ने यानी एक फसल चक्र, जिसको बोलते हैं फसल चक्र विधि से फसलें बोने के लिए लोगों को जागृत किया था, क्योंकि आप ऐसी फसलें बोए जिसमें फसलों को बदल बदल कर बोया जाए। बदल बदल कर बोने से क्या होता है, यानी इसमें ऐसा होता है कि भाई इसमें जो बदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो बदल बदल कर बोने से तात्पर्य ये है कि इसमें जैसे कि अधिक खाद चाहने वाली, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली तथा अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना। तो ये जो इस प्रकार जो है फसलों को बोते हैं, जिससे क्या होता है भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे फसल चक्र कहते हैं, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यानी एक ही पोषक तत्व चाहने वाली फसल बार बार न बोए, क्योंकि एक ही जो है पोषक तत्व चाहने वाली बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती या नष्ट हो जाती। इसलिए टाउनसेंड ने कहा है कि फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ये टाउनसेंड ने
इस कृषि जो है कार्य में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उसके बाद में जो लोग हैं इस प्रकार टाउनशेंड के जो फसल चक्र को अपनाने लगे थे, जिससे उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई थी और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण लोगों की जो है खाद्य सामग्री की जो आवश्यकता है पूर्ण होने लगी थी। फिर उसके बाद तीसरा रॉबर्ट बैकवेल। रॉबर्ट बैकवेल तीसरा जो आविष्कारक था अर्थात वैज्ञानिक था, जिन्होंने इन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अर्थात इसने जो है कृषि व्यवसाय के साथ साथ पशुपालन को भी लाभदायक बनाया था। अर्थात उन्होंने पशुओं की और महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पशुओं को जो पालने की अर्थात पशुओं के व्यवसाय को भी लाभदायक बना दिया था। उसने जो है मवेशियों और घोड़ों की नस्लों में सुधार किया। बैकवेल ने किया क्या, यानी पशुपालन में सुधार। पशुपालन में सुधार यानी इसमें जो है इसमें मवेशियों व घोड़ों की मवेशियों व घोड़ों की नस्लों में सुधार किए तथा भेड़ों तथा ऐसी नस्लों में सुधार किए जिससे क्या हो, उन्नत नस्लें उत्पन्न हो, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। और उन्होंने भेड़ों से ऊन तथा मांस देने वाले बनाने के लिए भी कामयाब रहे कि भाई भेड़ों से अधिक ऊन और मांस प्राप्त किया जाए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो इस तरह उन्होंने इस व्यवसाय को कामयाब बनाया था। और उसके बाद जानवरों में अधिक से अधिक वृद्धि होने लगी और ये जानवर जो है किसानों के जो है सहयोगी रहे थे। फसल उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर उसके बाद है लूथर बर्बंक। लूथर बर्बंक लूथर बर्बंक ये वनस्पति शास्त्री थे और ये अमेरिका के थे। वनस्पति शास्त्री और कहां के थे ये, अमेरिका के थे। तो लूथर बंक ने इन्होंने जो है पौधे विकसित करने के लिए एक नई विधि विकसित की थी, यानी इन्होंने पौधों में कलम लगाने की नई किस्में तैयार की, यानी कलम लगाने की विधि कलम लगाने की विधि। तो कलम लगाने की विधि से तात्पर्य यह है कि भाई एक पौधे से अन्य पौधे किस प्रकार तैयार किए जाए, किस प्रकार नई किस्में तैयार किया जाए। तो कलम लगाने की विधि से नए नए पौधे तैयार किए जाने लगे थे। फिर नेक्स्ट है वॉन लिविंग। वॉन लिविंग वॉन लिविंग जो थे ये जर्मन रसायन शास्त्री थे। जर्मन रसायन शास्त्री थे। इन्होंने ये महत्वपूर्ण बात बताई थी कि भाई जो हम जो फसलों का उत्पादन करते हैं
फसलों का उत्पादन में फसलों के महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात फसलों को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और भूमि में महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, महत्वपूर्ण पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। इनको जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना गया है, तो ये पौधे को आधारभूत जो खुराक प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसको बोलते हैं एनपीके। एनपीके तो ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अतिरिक्त, यानी 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व और 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व के अतिरिक्त अन्य जो है 16 सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। अन्य 16 अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं जो कि फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। तो ये जो है, इन वैज्ञानिकों ने कृषि के उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।